ठीक है, हरीश जी जरूर इस पर जवाब देना चाहेंगे। तो हरीश जी दोबारा आता हूं मैं आपके पास। गौरव रघुवंशी जी हैं, नेता हैं बीएसपी के। इसके बाद मैं विकास जी के पास जाऊंगा। लेकिन गौरव रघुवंशी जी, बीएसपी आज की डेट में कहां खड़ी है भाई? बार बार आप लोगों के ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सहूलियत देने के लिए आप लोग चुनाव लड़ते हैं? टिकट बंटवारे होते हैं तो उसमें ये विश्लेषण होता है कि ये बीजेपी को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता कई बार कह चुके हैं, प्रवक्ता कई बार कह चुके हैं, बी टीम कहते हैं आपको। राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते ही रहते हैं। और आप जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा, आदमी व्यक्ति जो है अपनी सुविधा के अनुसार समीक्षा करता है हर चीज की जी। अपनी कमजोरियों को ढांपने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाना बहुत आसान काम है। हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी है, हमारी एक विचारधारा है। हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। विचारधारा की लड़ाई में कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी की बी टीम है या सी टीम है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी सुश्री बहन मायावती जी ने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वो समाज के सबसे निचले तबके के लिए किए हैं, जिसके कारण आज भी सीटों के मामले में छोड़कर, लेकिन वोट शेयर तो लगातार हमारा मिलता रहा है। और ये परिवर्तन जो चल रहा है, परिवर्तन जो हुआ है, वो समाज के कुछ वर्गों द्वारा भाजपा का स्वीकार करने के कारण हुआ, या भाजपा ने इस तरह का गठबंधन किया जिससे उनको सफलता मिली सत्ता में जी। लेकिन ये नहीं निश्चित है कि 24 में भी वही गठबंधन, वही समीकरण काम कर जाएंगे। हाँ। हम लोग जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2024 में बढ़िया परिणाम कभी सफलता मिलती है गौरव रघुवंशी, कभी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ तो सफलता ही नहीं मिल रही ना बीएसपी को। आप तो समाजवादी पार्टी के साथ पिछली बार चुनाव लड़ गए, 22 के चुनाव में आपका क्या हाल हुआ वो हमने देखा है। उसके बाद ठीक है, आप बताइए ना, 12 के बाद आपने कौन सा ऐसा चुनाव लड़ा और कितना बढ़िया जीत गए, ये बताइए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ साहब, भाजपा जब शुरुआत की थी, जब भाजपा का गठन हुआ था, 2 सीटें थी, और कितने चुनाव में कब तक वो सफलता प्राप्त मिलती रही, उसके बाद उन्हें सफलता मिली। हाँ। हमारी बीएसपी ने, जब हमारी बीएसपी का स्थापना हुई, उसके बाद कई चुनावों में सफलता मिलने के बाद सफलता मिली। और सारी चीजें जनता के ऊपर डिपेंड करती हैं। जनता को क्या चीज समझ में आती है, हाँ। क्या नहीं समझ में आती है, इस पे निर्भर करता है। जनता को आप समझा नहीं पा रहे, बीजेपी समझा ले जा रही है। दिक्कत तो यही ना आप लोग के साथ। आप लोग या तो ग्राउंड पर जाइए और जनता को समझाइए। जिन संसाधनों का उपयोग बीजेपी कर रही है, हाँ। उन संसाधनों का उपयोग हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, हम लोग दलित वंचित शोषित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। संसाधनों का कर रही है, इस पर भी मैं बात करूंगा डिटेल में, और इस पर हरिचंद जी जरूर अपनी बात रखेंगे। विकास श्रीवास्तव जी चर्चा में आइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। विकास जी, कैसे करेंगे? अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारने जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, संकेत मिल रहा है। देखिए, भूलना नहीं चाहिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जब अटल जी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। अटल सरकार सबसे लोकप्रिय सरकार थी, और मुझे याद है जहां तक 41% से ज्यादा मत उनके साथ था जी। इसके बावजूद इंडिया साइनिंग फेल हुआ था, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। और जब सोनिया जी ने पॉलिटिक्स को जो स्टार्ट किया जी, तो शायद 3 राज्यों में कांग्रेस थी मात्र, और 3 राज्यों से 19 राज्य तक कांग्रेस पार्टी की पहुंच गई। और भारतीय जनता पार्टी का अटल जी, अडवाणी और मुरली मनोहर जी जैसा नेतृत्व था, स्वीकार्य नेतृत्व था, और तमाम सारे राजनीतिक दलों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनाई थी। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर भी गई थी। 3 दिन 13 महीने, और इसके बाद किस तरीके से पूरा कार्यकाल हुआ, कैसा गठबंधन हुआ था कि उसको क्या क्या नाम लिया जाता था। और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के उदय में जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने कांग्रेस के विरोध में खड़े होकर भाजपा की वो सरकार बनाई थी, उसमें तमाम सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश करनी है, पर कांग्रेस पार्टी कभी विचलित नहीं हुई।
जनता के आशीर्वाद को, उसकी जिसने नकारा तो उस नकारात्मकता को भी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया, अच्छी बात अपने है, आप को सुधारा और जनता की आशाओं के अनुरूप अपने आप को खड़ा किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप ये बातें कह रहे हैं और हम ईमानदारी से जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए गठबंधन बनाते हैं। ठीक है, गठबंधन बनाते हैं, लेकिन गठबंधन कर कौन रहा है आपके साथ? समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दे रही आपके साथ, बीएसपी नहीं दिखाई दे रही आपके साथ, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो केवल। हाँ अनुज जी, आप याद करिए, जो शिवसेना इनके साथ थी वो हमारे साथ खड़ी हो गई, जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस थी इनके साथ थी वो हमारे साथ खड़ी हो गई, जयललिता जी की पार्टी हमारे साथ खड़ी हो गई, करुणानिधि हमारे साथ नहीं थे, इनके साथ में थे, हमारे साथ खड़े हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी पार्टी को जिसने जनता के साथ धोखा दिया हो। मुद्दा आधारित गठबंधन होता है, धर्म जाति के नाम पर आप वोट लेकर वोट प्रतिशत तो बढ़ा सकते हैं, हाँ, पर हिंदुस्तान की राजनीति कभी भी एक विचारधारा से नहीं चलती है। ये हिंदुस्तान है, ठीक है, एक वोट पाने वाला, एक सीट पाने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बना है। ये हिंदुस्तान की ही राजनीति का ठीक बात है, ठीक बात है, राजनीति है, राजनीति में चंद्रशेखर जी हमारे सामने निश्चित कुछ नहीं रहता, जनता जनार्दन आखिर में फैसला लेती है। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ है। विजय उपाध्याय जी, 2024 का चुनाव हमारे सामने, उससे ठीक पहले जो अखिलेश यादव जा रहे हैं, गठबंधन होने की एक बात कही जा रही है, एक अलग मोर्चे की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप, कैसे विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पहले से है। अब गठबंधन से उत्तर प्रदेश में चूंकि टीएमसी का कोई आधार नहीं है, यहाँ वोट बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वैसे भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत स्थिति में है अन्य दलों की अपेक्षा, और भारतीय जनता पार्टी को उसने टक्कर दी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो वहाँ कलकत्ता में अधिवेशन करने का ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में टीएमसी का कोई बड़ा रोल शुरू हो जाएगा, उनकी भूमिका यहाँ कोई ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, चुनाव के बाद की कोई परिस्थितियाँ पैदा होती हैं कि बीजेपी का बहुमत नहीं आता है और एक अलायंस की किसी सरकार के बनने की नौबत आती है, जैसा पहले हो चुका है। तब शायद ये जो रिश्ते हैं इसका कोई राजनीतिक असर पुख्ता तौर पे दिखाई देगा। आमतौर पे जब भी लोकसभा चुनाव होने होते हैं उसके पहले जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपने तरीके से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव साहब काफ़ी सक्रिय थे, बिहार गए और कई जगह उन्होंने कोशिश की प्रधानमंत्री के तौर पर भी माना जाए। राष्ट्रीय अखबारों में काफी विज्ञापन वगैरह भी उन्होंने दिए अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये एक परंपरा बन गई है भारतीय राजनीति की। देखिए, असल सवाल ये है कि बीजेपी का जनाधार कायम रहता है या घटता है। और जब बीजेपी की घेरेबंदी की जहां तक बात है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, तो इन राज्यों में अगर बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो निश्चित तौर पे जो इनकी टैली है, जो अभी 300 के ऊपर है जी। पिछले 2014 में भी बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को। अगर बहुमत से नीचे आते हैं तब शायद किसी थर्ड फ्रंट या किसी और मोर्चे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन चुनाव के पहले इनका प्री पोल अलायंस होगा, ऐसा बहुत कम संभावना है। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी जारी रहेगी और यहीं से इसी पॉइंट से हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद से कि आखिर आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकती है। बीजेपी कितनी मजबूती के साथ, जो टैली की बात कर रहे हैं यहाँ पर विजय उपाध्याय जी, उस टैली में कितने बदलाव हो सकते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा।